7, है ना। चैप्टर नंबर 7 का नाम है अल्टरनेटिंग करंट। चैप्टर नंबर 3 में हमने क्या किया था, करंट ही तो किया था, है ना, पर वो करंट अलग था। वहां पे हमने डायरेक्ट करंट पढ़ा और यहां पर हम अल्टरनेटिंग करंट पढ़ रहे हैं। क्या मतलब है दोनों में, क्या अंतर है? वहां पे जो आपकी बैटरी थी वो एक डीसी सोर्स था, और यहां पे ये आपका डायरेक्ट करंट बनता है। यहां पे एक बैटरी है, पोलैरिटी फिक्स है इसकी, और करंट इस रेजिस्टर में इसी डायरेक्शन में फ्लो करता है। अल्टरनेटिंग करंट में क्या होता है, जो ये आपकी बैटरी है ये एसी सोर्स की है। कहने का मतलब इसको हम एक अलग सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे इस तरीके से। इस सिंबल का मतलब है कि यहां जो बैटरी लगी है ये टाइम के साथ अपनी पोलैरिटी चेंज करेगी, है ना, पोलैरिटी चेंज करेगी। जब इसकी पोलैरिटी ऐसे होगी तो इसमें से करंट ऐसे पास करेगा, और अगले ही मोमेंट पे जब पोलैरिटी बदल जाएगी तो वो इस साइड फ्लो करेगा। ये पोलैरिटी कैसे चेंज होती है उसके बारे में चिंता हमें नहीं करनी है, बस आपको ये मान लेना है कि हाँ, यहाँ पर आपकी जो आपका बैटरी थी उसकी पोलैरिटी सेम है तो करंट सेम डायरेक्शन में जा रहा है, और यहाँ पे बार बार ये स्विच करेगा तो आपकी करंट की डायरेक्शन एक मोमेंट पे इसके थ्रू ऐसे थी, अगले ही मोमेंट पे ऐसे रहेगी। डायरेक्ट करंट मींस मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन ऑफ करंट रिमेन सेम। यहां पे करंट का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम रहते हैं। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ करंट रिमेन सेम। यहां पे आपका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों बदलते हैं। ये पॉइंट्स हमने लिखे करंट के पर्सपेक्टिव में। जब बैटरी की पोलैरिटी बदलेगी तो करंट अपने आप बदलेगा, है ना। अब इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि हमें अगर डीसी करंट ऑलरेडी हमें पता है तो क्या ज़रूरत है अल्टरनेटिंग करंट को लाने की। तो प्रैक्टिकल कारण ये है, हमने बात करी थी कि जहाँ पे आपकी पावर प्रोड्यूस होती है, जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है और जहाँ पे कंज्यूम होती है, वो अगर लार्ज डिस्टेंस है तो जब हम ट्रांसमिट कराते हैं वहाँ से वहाँ इलेक्ट्रिसिटी को, बहुत सारी एनर्जी लॉस हो जाती है। तो फिर बात हुई थी कि अगर हम हाई पोटेंशियल डिफरेंस पर इलेक्ट्रिसिटी या पावर को लेके आएँ, ट्रांसपोर्ट कराएं, तो आपकी एनर्जी लॉस कम होती है ना। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको जिस पोटेंशियल डिफरेंस के अक्रॉस आप लेके आ रहे हो वो आपको स्टेप अप करना पड़ेगा। स्टेप अप का मतलब है पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाना पड़ेगा, और जब वापस आपके जहाँ पे कंज्यूम होनी है वहाँ पे आप उसको कम वोल्टेज पे लेके आओगे तो वहाँ पे आपको स्टेप डाउन करना पड़ेगा। तो जो स्टेप अप और स्टेप डाउन की प्रोसेस है वो डीसी करंट में पॉसिबल नहीं है। समझ में आया बात? तो मैं बोल रहा हूँ क्या कि अल्टरनेटिंग करंट की ज़रूरत क्या पड़ी, जहाँ पे आपकी पावर जनरेट हो रही है और जहाँ पे पावर कंज्यूम हो रही है, इसके दौरान आपका बहुत सारा एनर्जी का लॉस होता है। उस एनर्जी लॉस को घटाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, जो यहाँ से आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं वो हाई पोटेंशियल, आपको हाई पोटेंशियल पर एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी पावर या एनर्जी जो भी है वो यहाँ से ट्रांसमिट करनी पड़ेगी, और वहाँ पे आपको कंज्यूम जहाँ करनी है वहाँ लो पोटेंशियल डिफरेंस पे आपको फिर से लेके आनी पड़ेगी। तो यहाँ
स्टेप अप करना पड़ता है और यहां स्टेप डाउन करना पड़ता है। और ये स्टेप अप स्टेप डाउन की जो प्रोसेस है ये अल्टरनेटिंग करंट में पॉसिबल है, डायरेक्ट करंट में पॉसिबल नहीं है, इसलिए आपको अल्टरनेटिंग करंट यहां पे पढ़ने की जरूरत है। क्लियर है? हाँ लिखें आप। इन डायरेक्ट करंट डीसी करंट, magnitude and direction of current does not change, but in alternating current magnitude and direction of current does not change, but in alternating current magnitude as well as direction of current changes। ठीक है, सबसे बेसिक तो ये है। सेकेंड, आप एक छोटी सी हेडिंग लगा सकते हैं, वाई अल्टरनेट करंट इज रिक्वायर्ड या नीडेड, वाई एसी इज रिक्वायर्ड। द पॉइंट, द सोर्स, द पॉइंट एट विच इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड and the point at which electricity is consumed are very far away. The point at which electricity is generated and consumed are very far away, and a lot of energy loss and a loss of lot of energy takes place, during transport, full stop। as we already discussed if we transport this electricity at high potential, energy loss will be less। full stop। at consumption point we have to again decrease the potential। this stepping up or stepping down of potential is possible only in alternating current AC। और ये स्टेप अप स्टेप डाउन कैसे होता है, इसको हम डिटेल में इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक ट्रांसफॉर्मर में पढ़ेंगे कि स्टेप अप स्टेप डाउन कैसे होता है अल्टरनेटिंग करंट में और डायरेक्ट करंट में नहीं होता है। ठीक बात। ये एक, इसके बाद आप हेडिंग डाल सकते हैं, एसी वोल्टेज अप्लाइड टू अ रेजिस्टर। एसी वोल्टेज अप्लाइड टू अ रेजिस्टर। ये आपका एक रजिस्टर है, यहाँ पे एक अल्टरनेटिंग वोल्टेज का सोर्स है और ये आपका करंट प्रोड्यूस करा रहा है। यहाँ से आपके वोल्टेज प्रोवाइड कर रहा है, उससे आपका करंट बन रहा है। ये जो वोल्टेज का सोर्स है ये है V इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी।
अगर ये पोटेंशियल डिफरेंस जो है जो बैटरी प्रोवाइड कर रही है अगर वो इस तरीके का है तो टाइम बदलेगा तो क्या साइन की वैल्यू बदलेगी? एक हाफ पार्ट के बाद साइन की वैल्यू नेगेटिव भी होगी। इट मीन्स जो आपकी वोल्टेज यहां पे ये बैटरी प्रोवाइड कर रही है उसका साइन एज वेल एज मैग्नीट्यूड दोनों बदलेंगे। अगर आप इसका ग्राफ बनाना चाहें तो ये आपका इस तरीके का ग्राफ होगा। तो आपका V टाइम के साथ बदल रहा है। यही बात हमने की थी कि आपका वोल्टेज जो सोर्स है उसका मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन इज चेंजिंग विद टाइम। यहां पे देखिए आप फर्स्ट हाफ में इसकी वोल्टेज बढ़ी है फिर घटी है और इसके बाद फिर उसकी डायरेक्शन चेंज हुई है। ये आपका वोल्टेज का फंक्शन गिवन है। अगर वोल्टेज इस तरीके से चेंज हो रही है या पोटेंशियल डिफरेंस इस तरीके से चेंज हो रहा है तो आपका करंट किस तरीके से चेंज होगा वो हमें इस टॉपिक में पढ़ना है। अप्लाइंग किरचॉफ लॉ, किरचॉफ लॉ इस टॉपिक में बार बार यूज होगा, तो अगर किसी को नहीं पता है तो एक बार देख लें। Vm इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस वोल्टेज। साइन ओमेगा टी की वैल्यू +1 से -1 जाएगी तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज इज Vm और यहां पर -Vm। ये वोल्टेज आपका +Vm से -Vm वेरी करेगा, डायरेक्शन भी और मैग्नीट्यूड भी इसका। यहां पे वोल्टेज सोर्स कैसे चेंज हो रही है टाइम के साथ वो दे रखा है, हमें करंट कैसे चेंज होगा टाइम के साथ वो निकालना है। हम किरचॉफ लूप रूल लगाएंगे। यहां पे किरचॉफ लूप रूल क्या होता है सक्षम आपको पता है? सब लोग पहले लिखेंगे किरचॉफ लूप रूल क्या होता है। यहां बार बार यूज होगा किरचॉफ लूप रूल। एल्जेब्राइक सम ऑफ, लिखें किरचॉफ लूप रूल, एल्जेब्राइक सम ऑफ potential drop across a closed loop is always 0. Potential algebraic sum of potential drop across a closed loop is always 0. हाँ जी बच्चे, वो आपको उसी में आ जाएगा, जो EMF है ना वो उसी के अंदर आ जाएगा पोटेंशियल ड्रॉप में ही, है ना। तो एल्जेब्राइक सम ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस अ क्लोज्ड लूप इज ऑलवेज 0। इसका मतलब क्या है, और आप साथ में लिखना चाहें लिख सकते हैं, दिस लॉ इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। दिस लॉ इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। देखिए क्या मतलब इसका मतलब है, फॉर एग्जाम्पल, हाँ जी इधर देखेंगे सक्षम, एक बार देख लें। यहां से जब आप आगे चलेंगे, मान लीजिए अभी आपकी बैटरी की पोलैरिटी पॉजिटिव ऐसे थी, तो यहां से यहां पोटेंशियल बढ़ा, यहां से यहां आपका I × R -IR करके घट जाएगा। वो घट जाएगा तो वापस 0 हो जाएगा। तो आपके लूप में जो भी कंपोनेंट्स हैं, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स, उसके अक्रॉस जो भी पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है उन सब का सम करके जब आप लूप के अक्रॉस ट्रेवल करेंगे तो 0 होगा। ठीक है, यहां पे हम लगा रहे हैं एट एनी टाइम t, एट एनी टाइम t अप्लाइंग किरचॉफ लूप रूल। मान लेते हैं किसी टाइम t पर, यहां पर मान लो कि ये t है, तो आपका कुछ तो यहां पे पोटेंशियल रहा होगा बैटरी का, लेट से v मान लिया, तो यहां से यहां जाएंगे तो आपका +v हो जाएगा। पोटेंशियल ड्रॉप माना है आप पॉजिटिव, बैटरी का टर्मिनल पॉजिटिव ऐसे है बैटरी, इस टाइम पे आपकी बैटरी कुछ ऐसे है, तो आप +v हो गया। अगर ये +v हो गया और दो ही इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है तो डेफिनेटली वहां घटना है आपका, तो ये करंट I मान लेते हैं और वहां पे -IR हो जाएगा, -I × R = 0। v को आप पुट कर दें, उसकी वैल्यू v एट एनी टाइम t विल बी Vm sin ओमेगा t -IR = 0। इसको थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे
तो I विल बी इक्वल टू वी एम बाई आर साइन ओमेगा टी। वी एम बाई आर को मैं लिख रहा हूं आई एम, I becomes I m sin omega t। यहां पे I m क्या है, यहां पे I m है वी एम बाई आर, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस अक्रो अपॉन रेजिस्टेंस। ये आपका मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट है। अब मैं अगर दोनों को सेम ग्राफ पे प्लॉट करूं, किसको, V और I को, ये मान लें आपका V वर्सेस I का ग्राफ है, V वर्सेस I का, तो आप बताएं क्या, सॉरी V वर्सेस T का ग्राफ है। ये मैं अगर यहां प्लॉट करूं I वर्सेस T का, तो क्या ग्राफ सेम बनेगा, बस उसकी पीक वैल्यू अलग होगी, है ना। यहां पे आई एम मल्टीप्लाई है और वहां पे ये वाला पार्ट सेम है दोनों में। ये वाला पार्ट सेम होने के कारण क्या होगा कि t इक्वल टू जीरो पे, देखें ध्यान से, t इक्वल टू जीरो पे करंट भी जीरो होगा और पोटेंशियल डिफरेंस भी जीरो होगा। जब वो मैक्सिमा होगा तब ये मैक्सिमा होगा, क्योंकि मैक्सिमा इस टर्म पे डिपेंड कर रहा है। तो जिस टाइम पे ये मैक्सिमम होगा वो मैक्सिमम होगा, तो सेम टाइम पे मैक्सिमम मिनिमा होगा। ये आपका v का ग्राफ है, और ये आपका I का ग्राफ है। इस साइड टाइम है आपका। अगर आपका रेजिस्टेंस एक से बड़ा है तो पीक कम हो जाएगी, अगर वो एक से छोटा होगा तो बड़ी हो जाएगी। जनरली हम एक से बड़ा मानेंगे दिखाने के लिए। हम ये जानना चाह रहे थे, अगर एक मैंने AC सोर्स लगाया वोल्टेज का तो करंट कैसे वेरी करेगा। करंट आपका ऐसे वेरी करेगा, यहां पे एक पॉइंट आप लिखें, potential difference and current will be in same phase. Potential difference and current will be in same phase. Same phase में होने का मतलब क्या है, potential difference and current will be in same phase, इसका मतलब है कि both will achieve maxima and minima simultaneously. Current and potential difference are in same phase, full stop. It means they achieve maxima and minima simultaneously. दोनों एक साथ मैक्सिमम होंगे और दोनों एक साथ मिनिमम होंगे। इस केस में यदि आपका करंट निकल के आ गया I इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी, आप मुझे बताएं एवरेज करंट कितना होगा एक साइकिल में। एवरेज करंट एक साइकिल में जीरो होगा, क्योंकि हाफ पार्ट में ऐसे जा रहा है, हाफ पार्ट में ऐसे आ रहा है, तो आपका एवरेज करंट जीरो है। एवरेज करंट इज जीरो। अगर किसी सर्किट में एवरेज करंट जीरो है तो उसका कोई यूज है क्या, क्योंकि आपका करंट फ्लो करेगा तभी तो कुछ आपसे लाइट जलाओगे, कुछ करोगे। एवरेज करंट जीरो आ रहा है तो उसका यूज कैसे करेंगे। देखो आपका अगर बहुत बेसिक मैकेनिज्म देखें, जब बल्ब जलता है आपका फिलामेंट में, उससे क्या होता है, जो करंट जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कोलाइड करते हैं आयन से, उससे हीट जनरेट होती है और वही हीट आपकी लाइट एनर्जी के फॉर्म में आती है ना। तो कुल मिला के आपके कोलिजन्स एक बार ऐसे होंगे और एक बार ऐसे होंगे। भले ही एवरेज करंट जीरो हो, वो कोलिजन्स लगातार होते रहेंगे और आपकी एनर्जी जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी वो आपकी हीट में और लाइट में कन्वर्ट होती रहेगी। तो यहाँ पे आपको अगर यूटिलिटी देखनी है उस करंट की, तो आप उसकी एवरेज करंट ना देख के क्या देखेंगे, उसकी एवरेज पावर। ठीक है, तो अगला टर्म है आपका पावर।
अगर पावर में मैं इंस्टांटेनियस पावर P की बात करूं तो इंस्टांटेनियस पावर P का मतलब है एनर्जी कंज्यूम्ड पर यूनिट टाइम अक्रॉस दिस रजिस्टर। अगर एक पर्टिकुलर इंस्टांट में मुझे वो कितनी एनर्जी लॉस कर रहा है पर यूनिट टाइम, तो उसका फॉर्मूला होता है V इंटू आई, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दैट इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट इंटू आई। तो यहां पे इंस्टांटेनियस पावर या एनर्जी कंज्यूम्ड पर यूनिट टाइम विल बी V इंटू आई, और इंस्टांटेनियस पोटेंशियल डिफरेंस आपका ये है और आपका करंट ये है, Vm साइन ओमेगा टी, साथ में आपका आ जाएगा Im साइन ओमेगा टी। यह आपका बन जाएगा Vm Im साइन स्क्वायर ओमेगा टी। यह आपकी इंस्टांटेनियस पावर है, किसी टाइम टी पर आपकी कितनी एनर्जी पर यूनिट टाइम कंज्यूम हो रही होगी। अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं तो कैसा बनेगा? ये दोनों टर्म तो पॉजिटिव हैं। जब साइन स्क्वायर हो गया तो आपका साइन जो नेगेटिव होता है वो नेगेटिव ना होकर पॉजिटिव ही रहेगा। तो ये आपका कुछ ऐसा हो जाएगा कि जो फर्स्ट वाला पार्ट नीचे था वो ऊपर चला गया। दिस इज इंस्टांटेनियस पावर वर्सेस टी। यहां पे आपकी जो पावर निकल के आई है इंस्टांटेनियस पावर, वो सिंपली V इंटू आई की है। ग्राफ वाला ये आपका Vm है, ये Im है, दोनों पॉजिटिव नंबर्स हैं। आप साइन स्क्वायर ओमेगा टी जब देखेंगे तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी का मतलब साइन ओमेगा टी का स्क्वायर, तो स्क्वायर हो गया तो पॉजिटिव ही रहेगा। यहां पे साइन एक पार्ट में पॉजिटिव था फिर नेगेटिव था, लेकिन यहां पे स्क्वायर होने के कारण दोनों हाफ में पॉजिटिव हो जाएगा। तो पॉजिटिव हो जाएगा तो आप ऐसे आपका ग्राफ बनेगा। ये पहले हाफ का है, ये सेकंड हाफ का है। क्या अब आपकी एवरेज पावर जीरो होगी? अब एवरेज जीरो नहीं होगी, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव तो है नहीं, पूरा पॉजिटिव है। तो अब हम निकाल रहे हैं एवरेज पावर। एवरेज पावर को लिखने का सिंबल है, ऐसे दो साइन लगते हैं, ये एवरेज पावर है। एवरेज लेंगे तो ये कांस्टेंट नंबर्स हैं, इनका कोई एवरेज का मतलब नहीं है। तो आप जब P का एवरेज लेंगे तो Vm इंटू आई एम एवरेज ऑफ साइन स्क्वायर ओमेगा टी। आपको इस फंक्शन का एवरेज लेना है। इस फंक्शन का एवरेज का मतलब है कहीं ये ज्यादा भी है कहीं कम भी है, कुछ एवरेज इसका इतना रहा होगा। उस एवरेज को रिप्रेजेंट किया है साइन स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज। इसका एवरेज निकालना आता है किसी को? मैथ्स वाले कौन कौन है बताएं, एवरेज कैसे निकालेंगे एक साइकिल में साइन स्क्वायर ओमेगा टी का? बताएं। परफेक्ट, देख लेते हैं एक बार। इसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे, पहले किसी फंक्शन का एवरेज कैसे लेते हैं वो देखते हैं। लेट्स से एक फंक्शन है f विच इज फंक्शन ऑफ टाइम t। टाइम t का फंक्शन है और वो आपका कुछ तो आपका टाइम के साथ वेरी कर रहा है f, और ये t तक है, 0 से t टाइम तक। अगर मैं यहां पे एवरेज क्या होता है, फॉर एग्जांपल ये ग्राफ है आपके पढ़ने का कि आप हर रोज कितने घंटे पढ़ते हो। पहले दिन इतने पढ़े, फिर घट गया, फिर घट गया। तो एवरेज अगर मैं करूंगा तो एक सिंगल नंबर आएगा। अगर मैं यहां पर एवरेज ड्रॉ करूं, इस ग्राफ का एवरेज, लेट्स से एफ टी का एवरेज, तो इस ऊपर नीचे वाली लाइन के प्रोपोर्शनल एक सीधी लाइन आएगी। ये क्या आपका एफ वेरी कर रहा था और ये मैंने एक एफ टी की एवरेज वैल्यू ले ली,
और टी टाइम तक ही। क्या इन दोनों ग्राफ्स के नीचे का एरिया सेम आएगा? हाँ जी, सेम आएगा। क्यों? क्योंकि हमने इसका एवरेज लिया है। एवरेज का मतलब ये होता है, फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ, आप तो बताएं मुझे कि आप 3 दिन पढ़े, एक दिन 4 घंटा पढ़े, एक दिन 5 घंटा पढ़े, एक दिन 4 5 9 और 3 पढ़ते हैं इतने घंटे? मृदुल कह रहा है कि हाँ सर पढ़ते हैं, ज़्यादा ही पढ़ते हैं। 5 मिनट लिख दें उसको, ठीक है, ये भी अच्छा है, 5 मिनट मान लो आप उसको। तो आप टोटल कितना कितना पढ़े 3 दिन में? 12 घंटे। एवरेज कितना है? 4 घंटे। एवरेज को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी 12 आएगा, तो टोटल सेम रहेगा। आपकी टोटल नंबर जो स्टडी के आवर्स हैं वो आप एवरेज काउंट करें या फिर आपका फ्लक्चुएशन का एडिशन कर लें, सेम रहेगा। यहां पे एफ टी डी टी के कारण जो एरिया आएगा वो एरिया और ये एरिया सेम आएगा, ठीक है। तो एरिया अंडर दिस कर्व कैन बी रिटन एज इंटीग्रेशन ऑफ एफ टी डी टी फ्रॉम 0 टू टी। यहां तक क्लियर है? इसका एरिया एवरेज ऑफ एफ टी डी टी इंटू टी। ये एवरेज के साथ ये टाइम मल्टीप्लाई कर देंगे, रेक्टेंगल का एरिया आ जाएगा। इसका एरिया निकालने के लिए इंटीग्रेट करना पड़ेगा, दोनों का एरिया बराबर है, इक्वेट कर दूं, इक्वेट कर दिया। तो यहां पे ऊपर लिख रहा हूं मैं, जो इससे आपका एवरेज कैसे निकालते हैं, सॉरी एफ टी डी टी नहीं आएगा, एवरेज ऑफ एफ टी इंटू टोटल टाइम टी विल बी एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल। तो आपका एवरेज निकालने का फॉर्मूला आ गया 0 टू टी एफ टी डी टी अपॉन टी। इक्वेट किया, वो वाला टी नीचे आ गया। बताएं ठीक लिखा है क्या? अब इस फॉर्मूले को आप यूज करेंगे एवरेज निकालने के लिए, किसकी? इसकी एवरेज निकालने के लिए। अगर आपको निकालनी है एवरेज ऑफ साइन स्क्वायर ओमेगा टी, तो आप क्या करेंगे? उस फंक्शन का इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी 0 टू टी अपॉन टोटल टाइम टी। आप बताएं इस फंक्शन का टाइम पीरियड कितना होगा? 2 पाई बाय, हाँ, आपका टाइम पीरियड 2 पाई बाय ओमेगा होगा। मैंने पहले बताया हुआ एक बार, फॉर एग्जाम्पल y इक्वल टू साइन थीटा है तो इसका टाइम पीरियड 2 पाई होगा। अगर y इक्वल टू साइन 2 थीटा है तो इसका टाइम पीरियड 2 पाई बाय 2 होगा। जो भी थीटा के साथ मल्टीप्लाई होगा उससे 2 पाई डिवाइड हो जाएगा। यहां पे थीटा नहीं है बल्कि t है, तो आपका ओमेगा मल्टीप्लाई है, तो टाइम पीरियड इन दिस केस इज t इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा। इसमें किसी को डाउट है तो क्लास के बाद अलग से पूछ लेंगे कैसे आता है, ठीक है इतना। अब यहां पर मुझे साइन स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन करना मुझे नहीं आता, किसी को आता तो बताएं। साइन स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? आता है आपको? बताएं। हाँ जी, ठीक है। हाँ, आप
आप साइन स्क्वायर टी का बता दें, है ना, ओमेगा हटा दिया मैंने, साइन स्क्वायर टी का बता दें, इंटीग्रेशन कैसे होगा? हाँ जी, क्यूब, साइन क्यूब थीटा। और कोई बताएं? हाँ, उससे आप ट्राई कर सकते हैं, वैसे एक तरीका है वो। हाँ जी आयुष, देख लें एक बार। साइन स्क्वायर ओमेगा टी का डायरेक्ट तो नहीं पता हमें, है ना, क्या पर साइन ओमेगा टी का डायरेक्ट पता है? साइन ओमेगा टी का डायरेक्ट पता है। तो अगर साइन स्क्वायर ओमेगा टी को मैं सिंपल टर्म्स में अगर निकाल लूं तो उसका हो सकता है। अब बताएं, आपको ये वाला फॉर्मूला पता है क्या? कोस 2 थीटा इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये आइडेंटिटी पता है? सबको पता है? नहीं पता है तो नोट कर लें, ये आइडेंटिटी आपकी होती है। यहां पे अगर साइन स्क्वायर थीटा को निकालें तो 1 माइनस कोस 2 थीटा बाय 2 आपका हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी की जगह मैं 1 माइनस कोस 2 थीटा बाय 2 कर सकता हूं, और वहां पे मुझे उन चीज़ों का इंटीग्रेशन डायरेक्टली आता है। ठीक है, तो आप ये करेंगे 0 टू 2 पाई बाय ओमेगा 1 माइनस कोस 2 ओमेगा टी बाय 2 डी टी। यह आपका उस टर्म का एवरेज चल रहा है। इसको बाहर निकाल लें 1/2 को, अंदर दो टर्म रह गई 1 और cos 2 ओमेगा टी। 1 को अलग से इंटीग्रेट करेंगे तो dt आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dt, लिमिट्स लगा देंगे अभी, फिर माइनस साइन इंटीग्रेशन आपका किसका? जीरो टू टी, और टी आपका 2 पाई बाय ओमेगा है। इसका आ जाएगा आपका हाफ इंटू टी। आप मुझे बताएं इसका इंटीग्रेशन 0 टू टी कितना आएगा? कोस 2 ओमेगा टी का इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू टी। किसी भी साइन कोसाइन फंक्शन का इंटीग्रेशन ओवर 1 कंप्लीट साइकिल विल ऑलवेज बी 0। कैसे? आपका कोसाइन फंक्शन का ग्राफ प्लॉट करेंगे तो एक साइकिल में वो ऐसा दिखता है। तो अगर आप उसका इंटीग्रेशन करने का मतलब है उसके नीचे का एरिया निकाल रहे हैं आप, ये नेगेटिव एरिया, ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव, तो किसी साइन कोसाइन फंक्शन का इंटीग्रेशन ओवर 1 कंप्लीट साइकिल विल ऑलवेज बी 0। ये टाइम आपका 0 हो जाएगा। ये टर्म 0 हो गया। यहां पे dt का इंटीग्रेशन t आएगा, लिमिट्स पुट करेंगे तो कैपिटल T आ जाएगा। कैपिटल T आ गया, ये हमने यहां पे कर रखा है। t इज 2 पाई बाय ओमेगा, या इसको 1 बाय यही रहने दें ना, 2 पाई बाय ओमेगा मत चेंज करें, यही कर लें। अच्छा, इसमें हमने एक चीज़ नहीं करी, शायद t से डिवाइड नहीं किया कहीं। देखिए आप, हमने सिंपली इसका किया है, वो t डिवाइड करना रह गया। तो यहां पे आप इसको, ये आपका जो निकल के आया है, ये आया है, इसका इंटीग्रेशन आया है, अपॉन टी करेंगे तो यहां सब में बाहर 1/t लिख लूं या 1/t, तो यहां भी 1/t आ जाएगा। तो ये 1/t था, ये 1/t था, t कटेगा, हाफ आ जाएगा। एवरेज ऑफ दिस टर्म इज सिंपली हाफ। एक दो बार डिराइव करके नॉन मेडिकल वाले इसको और अच्छे से कर सकते हैं, और बायो वाले हैं वो एक बार करके याद कर सकते हैं। ये साइंस नॉन मेडिकल वाले कह रहे हैं हम भी याद ही कर लेंगे सर, ऐसा है क्या? तो ये हाफ आपका आ जाएगा। हाफ आप पुट करें वापस कहाँ पे? यहाँ पे। तो पी एवरेज आपका आ गया, एवरेज पावर कंज्यूम्ड इज VM IM by 2।
एक लाइन लिखें अब, आई एवरेज वॉज 0, आई एवरेज इज 0, it gives an impression that there will be no utility of such current, there will be no utility of such current। हाँ जी, अगला स्टेटमेंट लिखेंगे, बट when we calculated power average, it comes out to be non-zero, that is Vm into Im by 2, it means some electrical energy is consumed, hence AC current is utilized। comes out to be non-zero, that is Vm into Im by 2। ठीक है, क्या बोला है महान, उसमें बताना एक बार। नहीं, Vm by Im by 2, हाँ, it means electrical energy is consumed, and AC current has utility। ठीक है, हाँ जी, कहाँ पे, यहाँ पे देखो, एवरेज ऑफ दिस फंक्शन इज दिस एक्सप्रेशन। हम आगे जो सोल्व कर रहे हैं, हमने सिर्फ इस वाले पार्ट को सोल्व किया है। देखो ध्यान से, साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या रखा, 1 माइनस कोस 2 थीटा बाई 2, 1 माइनस कोस 2 थीटा बाई 2। तो इस इंटीग्रेशन में मैंने वो 1/t लिखना भूल गया मैं, तो वो यहाँ पे लिख दिया अब, तो वो कट गया, तो ये आपका एवरेज पावर आ गया। अब यहाँ पे एक टर्म और होती है, IRMS। IRMS मीन्स रूट मीन स्क्वायर, करंट रूट मीन स्क्वायर। केमिस्ट्री में पढ़ा आपने RMS, और RMS 11th में भी आता है हमारे थर्मोडायनेमिक्स में। ठीक है, रूट मीन स्क्वायर, देखते हैं क्या मतलब है। आप लिख लें, बल्कि पहले इसकी डेफिनेशन लिखिए आप, IRMS is value of DC current IRMS is value of DC current flowing instead of AC and consuming the same power, इसका मतलब ये है, अगर जो आपका बेसिक सर्किट था, बेसिक सर्किट में आप टाइम वेराइंग करंट न फ्लो करा के, अभी जो हमने करंट हमारा था वो टाइम पे डिपेंड कर रहा था, और उससे आपकी पावर कंज्यूम हुई वो ये थी। ये बोल रहा है अगर वो अच्छा, इसको एक बात और बताओ, क्या इसको मैं V को IM अपॉन R कर सकता हूँ? नहीं, V इक्वल टू IM इंटू R कर सकता हूँ। VM V इक्वल टू IR होता है, तो यहां पे आपका हो जाएगा हाफ बाय R। इसका एक फॉर्मूला ये भी बन जाएगा। ये बोल रहा है कि सेम सर्किट में आप ये टाइम वेराइंग करंट ना फ्लो करा के
एक सिंपल IRMS एक करंट फ्लो कराएं और उससे सेम पावर कंज्यूम हो तो उस करंट को आप IRMS बोलते हैं। दोबारा बोल रहा हूं, एक सर्किट में आप टाइम वेराइंग करंट फ्लो ना करा के अगर एक सिंपल DC करंट फ्लो कराएं तो उस DC करंट से भी यदि सेम पावर कंज्यूम हो रही हो तो उस वैल्यू ऑफ करंट को आप IRMS बोलते हैं। तो आप देखिए, अब यहां पे आपने इतनी पावर कंज्यूम करी है, वहां पे कितनी करेंगे? ये शायद मैंने कुछ गड़बड़ की है, यहां पे R ऊपर आएगा। यहां पे जो आपकी पावर कंज्यूम होगी वो होगी IRMS I स्क्वायर R। सिंपल सर्किट में आपकी ये रहेगी, इक्वेट कर दें, सेम पावर है, तो आप बताएं IRMS कितनी आ जाएगी? IRMS इज